स्टूडेंट्स, आई एम पुनीत फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। हमारे साथ बैठे हैं परमिंदर सर। हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। अभी हम इसका लेक्चर नंबर 3 करेंगे। पिछले लेक्चर में भी हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करे थे, इस लेक्चर में भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, नेम सम डिजीजेस which can be prevented by vaccination. Question number 22 है, name the disease for which oral drops are given as vaccination. Question number 23 है, what is non-biological nitrogen fixation. Question number 24 है, what are biological nitrogen fixers. Question number 25 है, what are communicable diseases. Question number 26 है, name two carrier of disease causing microbes. Next है, how are cholera and typhoid transmitted. Next है, which microorganism causes foot and mouth disease of cattle. Next है, name one plant disease caused by bacteria and its mode of transmission. Next है, what is meant by food poisoning. Next है, what are preservatives. Next है, how are pickles preserved. Question number 33 है, name 3 habitats of microorganisms. Question number 34 है, what is a vaccine. Why is it important to vaccinate small children. Next है, give full form of ORS. Next है, what is vaccination. Question number 37 है, how are viruses different from other microorganisms. Next है, why do we use oil and vinegar to preserve vegetables and fruits. Next है, can you store pickles in iron containers. Why. Next है, why ORS should be given to the patient suffering from cholera. Next है, how can we control the spread of malaria or dengue. और नेक्स्ट है, why are viruses considered to be on the borderline between living organisms and non-living things. तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नेम सम डिजीजेस which can be prevented by vaccination. आंसर, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, मम्स और मेजल्स। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि कुछ डिसीजेस के नाम बताइए जो वैक्सीनेशन के द्वारा प्रिवेंट की जा सकती हैं। ये आपके सामने एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें बहुत सी डिसीजेस के नाम दिए हुए हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, रोटा वायरस, मम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिसीज फॉर विच ओरल ड्रॉप्स आर गिवन एज वैक्सीनेशन। आंसर है पोलियो। हमने अब क्वेश्चन करना है कि उस डिसीज का नाम बताइए जिसमें वैक्सीनेशन के लिए ओरल ड्रॉप्स दिए जाते हैं, और आंसर है पोलियो। आपने टीवी में बहुत सी एड्स देखी होंगी जिसमें बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। आंसर, नाइट्रोजन कैन बी फिक्स्ड बाय लाइटनिंग दैट कन्वर्ट्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स may react with water or rainwater to make nitrous acid or nitric acid which seeps into the soil where it makes nitrates which is of use to plants. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे कहते हैं। पहले हम समझ लें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। जब हम किसी भी सॉइल में एक के बाद एक फसल को ग्रो करते रहते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी सॉइल में, हमारे फार्म्स में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जहाँ तो हम कई साधन होते हैं। एक तो है, ये देखते हैं हम, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, ये नॉन बायोलॉजिकल भी हो सकती है और बायोलॉजिकल रूप से भी हो सकती है। अगर हम नॉन बायोलॉजिकल रूप में बात करें तो ये नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, यानी कि सोइल की जो कमी को पूरा करने का नॉन बायोलॉजिकल तरीका क्या है। हम आकाश में जब रेन होती है तो हम आमतौर पर थंडरस्टॉर्म देखते हैं, लाइटनिंग देखते हैं।
तो इस लाइटनिंग से जो आकाश में रेन के समय में बिजली होती है, उससे क्या होता है, जो आकाश में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है वो आपस में मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है। और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बाद में वाटर या रेन वाटर से मिलकर नाइट्रस एसिड या नाइट्रिक एसिड बनाती है। और जब ये नाइट्रिक एसिड सॉइल पर आ जाता है, सॉइल के अंदर चला जाता है, तो वहां पर जाकर इसके नाइट्रेट्स बन जाते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। ये आपके सामने पिक्चर है कि कैसे लाइटनिंग हो रही है, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, फिर नाइट्रेट बने और प्लांट यूज नाइट्रेट्स टू ग्रो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। First, next question है, what are biological nitrogen fixers? And answer, some bacteria such as Rhizobium, Azotobacter and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase fertility. Such microorganisms are known as biological nitrogen fixers. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स किसे कहते हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो लाइटनिंग के कारण होती है, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि रिजोबियम हो गया, अजोटोबैक्टर हो गया, या ब्लू ग्रीन एल्गे जो होते हैं, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेकर सॉइल में फिक्स कर देते हैं, जिससे कि सॉइल जो है वो उसमें नाइट्रोजन की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है, और इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने कहा है रिजोबियम, एजोटोबैक्टर और ब्लू ग्रीन एल्गे, इनको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स के रूप में जानते हैं। ये आपके सामने पिक्चर है, यहाँ पर रूट मॉड्यूल्स में रिजोबियम बैक्टीरिया रिजाइड करते हैं। Next question है, what are communicable diseases? Answer, microbial diseases which can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are known as communicable diseases. बहुत सी डिसीजेज जो होती हैं वो माइक्रोब्स के द्वारा फैलाई जाती हैं, उनके कारण होती है, माइक्रोब्स के कारण। ये जो डिसीजेज होती हैं, ये एक पर्सन जो कोई इन्फेक्टेड होता है उससे दूसरे पर्सन को स्प्रेड हो सकती हैं। वो कैसे स्प्रेड हो सकती हैं? बाय एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कॉन्टेक्ट के कारण। वो सभी माइक्रोबियल डिसीजेस जो कि एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट के कारण एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन को स्प्रेड हो सकती हैं, उनको कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं। ये लिस्ट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, या कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ठीक है। Next, name two carriers of disease causing microbes. Answer, housefly and female Anopheles mosquito. यहाँ पर 2 माइक्रोब्स के बारे में पूछा गया है जो कि डिसीजेस को स्प्रेड करते हैं। ये आपके सामने हाउसफ्लाई है और ये फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो की पिक्चर दी हुई है। Next है, how are cholera and typhoid transmitted? Answer, a person can get cholera by drinking water or eating food contaminated with cholera bacteria. The disease can spread rapidly in areas with inadequate treatment of sewage and drinking water. Typhoid is transmitted through contaminated water. Worldwide, typhoid fever affects an estimated 11 to 21 million people each year. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि कोलरा एंड टाइफाइड जो हैं वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं। आंसर है कि कोलरा बैक्टीरिया के कारण अगर कोई भी ड्रिंकिंग वाटर या ईटिंग फूड कंटेमिनेट हो जाता है तो उससे जो है पर्सन को कोलरा हो सकता है। ये जो डिसीज है वो उन एरियाज में ज़्यादा तेजी से फैलती है जहां पर कि सीवेज और ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होती। टाइफाइड जो होता है वो कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। अगर हम सारे वर्ल्ड वाइड बात करें तो टाइफाइड जो है वो एक एस्टिमेट के अनुसार हर साल 11 से 21 मिलियन पीपल को इफेक्ट करता है। Next, ये आपके सामने कुछ एक फोटो दी हुई है जिसमें कि
कौन सी जो ह्यूमन डिसीज है वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण और कैसे फैलती है, और इसके लिए हम कौन सी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जैसे कोलरा जो है बैक्टीरिया के द्वारा, हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा, और इसको बचाने के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए में हमें बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर लेना चाहिए या वैक्सीनेशन करानी चाहिए, और मलेरिया के लिए हमें नेट को यूज करना चाहिए या रेपेलेंट्स को या इंसेक्टिसाइड्स को। अब हम आगे चलते हैं। Next, which microorganism causes foot and mouth disease of cattle? Answer: virus. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण फुट एंड माउथ डिसीज होती है कैटल में। आंसर है वायरस। ये आपके सामने ये देखें, यहाँ पर काउस के माउथ पर और यहाँ पर फुट पर डिसीज हुई हैं, और ये वायरस के कारण हुई हैं। Next, name one plant disease caused by bacteria and its mode of transmission. Answer: citrus canker is a disease which affects citrus species caused by bacteria and transmitted by wind. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि कोई एक प्लांट डिसीज बताएं जो कि बैक्टीरिया के कारण होती है और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी बताना है। यहाँ पर जो सिट्रस कैंकर डिसीज जो कि सिट्रस में पाई जाती है वो बैक्टीरिया के कारण होती है, और ये ट्रांसमिटेड बाय विंड, हवा के कारण ये डिसीज फैलती है सिट्रस में। ये आपके सामने सिट्रस की पिक्चर दी हुई है कि वहां पर उनमें ये सिट्रस कैंकर की डिसीज अफेक्टेड हुई है, ये खराब हो रही है सिट्रस। ठीक है। Next, what is meant by food poisoning? Answer: food poisoning is the illness caused by eating contaminated, spoiled or toxic food. फूड पॉइजनिंग एक इलनेस है जो कि कंटेमिनेटेड फूड या स्पॉइल्ड या टॉक्सिक फूड को खाने से होती है। Next, what are preservatives? Answer: a preservative is a substance or a chemical that is added to products such as food products, pharmaceutical drugs, paints, wood, etc. to prevent them from spoiling. Naturally occurring preservatives are salt, spices, and honey. Some preservatives are synthetically manufactured, for example, sodium benzoate, sodium nitrate, etc. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि प्रिजर्वेटिव्स किसे कहते हैं। आमतौर पर तो हमें यही पता है कि अगर हम किचन में हमारी मदर कोई अचार वगैरह डालते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, पर ये जो प्रिजर्वेटिव होते हैं ये सिर्फ घर में किचन में यूज नहीं होते। ये प्रिजर्वेटिव बहुत सी और भी चीज़ों जैसे कि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स में, पेंट्स में, वुड में, इन सब में भी प्रिजर्वेटिव्स कई बार यूज किए जाते हैं। ये क्यों यूज किए जाते हैं? ये एक सब्सटेंस होता है या केमिकल होता है जो फूड प्रोडक्ट्स या और दूसरी चीज़ों जैसे कि बताया गया उनमें यूज होता है टू प्रिवेंट देम फ्रॉम स्पॉइलिंग, ताकि वो चीज़ें जो हैं वो खराब ना हो सकें। जो नेचर में पाए जाते हैं प्रिजर्वेटिव उनकी एग्जांपल्स हैं साल्ट, कॉमन साल्ट हो गया जो घरों में आम स्पाइसेस हम देखते हैं, मसाले वगैरह, और शहद हो गया। कुछ प्रिजर्वेटिव जो होते हैं उनको सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर किया जाता है, यानी कि वो जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो मैन मेड होते हैं। उनकी एग्जांपल है सोडियम बेंजोएट और सोडियम नाइट्रेट। Next question है how are pickles preserved? Answer: pickles are often preserved by oil and vinegar. यहाँ क्वेश्चन है कि अचार को कैसे प्रिजर्व किया जाता है। अचार को ऑयल से या विनेगर से प्रिजर्व करते हैं। आमतौर पर अगर नॉर्थ इंडिया में हम बात करें तो मस्टर्ड ऑयल वगैरह यूज होता है, और अगर साउथ की बात करें वहां पर तिल का तेल यूज होता है। Next, name 3 habitats of microorganisms. Answer: microorganisms are present in soil, water, air and inside the body of animals. यहाँ पर हमने ये बताना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्री हैबिटेट्स कौन से हैं। 3 हैबिटेट्स का मतलब है कि वो कहाँ पर रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सॉइल में होते हैं, वाटर में होते हैं, एयर में होते हैं, और यहाँ तक कि एनिमल्स की बॉडी में भी पाए जाते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य के शरीर में भी पाए जाते हैं। Next, what is a vaccine? Why is it important to vaccinate small children? Answer: vaccine is prepared from weak or dead disease causing microbe. Vaccine is given to healthy persons to prevent occurrence of disease. It is important to vaccinate small children because it creates antibodies in blood. वैक्सीन जो होती है वो वीक और
डेड डिसीज काजिंग माइक्रोब से तैयार की जाती है, यानी कि वो जो माइक्रोब्स डिसीजेस को स्प्रेड करते हैं या फैलाते हैं, उन्हीं को जो वीक वर्जन होता है या डेड वर्जन होता है उसी से वैक्सीन तैयार की जाती है। और वैक्सीन जो है वो हेल्दी पर्सन्स को दी जाती है ताकि जो डिसीज है उसकी अक्रेंस ना हो सके। ये छोटे बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जाता है, उनको भी वैक्सीनेशन दी जाती है ताकि उनके शरीर में ब्लड्स में एंटीबॉडीज क्रिएट हो सकें। Next, give full form of ORS. Answer: ORS, oral rehydration solution. Next, what is vaccination? Answer: vaccination is the administration of a vaccine which stimulates a person's immune system to produce immunity to a specific disease. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि वैक्सीनेशन किसे कहते हैं। वैक्सीनेशन का मतलब है कि किसी पर्सन को वैक्सीन देना ताकि उस पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यूनिटी क्रिएट करे स्पेसिफिक डिसीज के अगेंस्ट। यानी कि अगर हम किसी पर्सन को वैक्सीनेट करते हैं तो उससे क्या होता है, उस पर्सन के अंदर एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाती है और वो स्पेसिफिक डिसीज से लड़ने को शरीर तैयार हो जाता है। Next, how are viruses different from other microorganisms? Answer: viruses grow only inside the cells of other plants and animals, whereas other microorganisms can grow by itself. Virus only has negative effects, that is, it causes diseases, whereas other microorganisms have both positive and negative effects. वायरस जो होते हैं वो सिर्फ दूसरे प्लांट्स यानी कि होस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर ही ग्रो करते हैं। वे अगर वायरस बाहर हो यानी कि किसी प्लांट या एनिमल सेल्स के अंदर ना हो तो वो क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में रहते हैं और वो ग्रो नहीं करते। वो ग्रो तभी करते हैं जब वो किसी प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर होते हैं, जबकि जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने आप ग्रो कर सकते हैं। वायरसेस के सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, यानी कि इनसे बहुत सी डिसीजेस हो सकती हैं, जबकि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कर्ड बनाने में, चीज़ बनाने में या फूड सप्लीमेंट्स जो होते हैं उनको बनाने में और बेकरी की आइटम्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काफ़ी रोल है। इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे होते हैं वायरस को छोड़कर उनके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं। ये नहीं कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेगेटिव इफेक्ट नहीं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण भी कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, पर वो उनकी परसेंटेज बहुत कम होती है। Next time, why do we use oil and vinegar to preserve vegetables and fruits? Answer: use of oil and vinegar prevents spoilage of vegetables and fruits because bacteria cannot live in such an environment. यहाँ पर क्वेश्चन है कि हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को प्रिजर्व करने के लिए ऑयल और विनेगर को क्यों यूज करते हैं। हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बैक्टीरिया जो है ऐसे वातावरण में नहीं रह सकता, इससे जो फूड जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं वो प्रिजर्व हो जाती हैं। Next, can we store pickles in iron containers? Why? Answer: we cannot store pickles in iron container because the acid present in the pickle reacts with iron. This can cause food poisoning if consumed. यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या हम पिकल्स को आयरन के बर्तन में रख कर स्टोर कर सकते हैं। इसका आंसर है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि पिकल्स में जो एसिड होता है वो आयरन के साथ रिएक्ट करेगा और इससे जो भी वो अचार है वो खराब हो जाएगा और फूड पॉइजनिंग हो जाएगी अगर हम ऐसे अचार को कंज्यूम करते हैं। Next, why ORS should be given to the patient suffering from cholera? Answer: ORS should be given to the patient suffering from cholera to avoid excessive loss of body fluids. ORS का गोल जो है आमतौर पर अगर किसी को कोई बुखार वगैरह हो जाता है तो डॉक्टर इसको सजेस्ट करते हैं। वो इसलिए पेशेंट्स को दिया जाता है कि अगर पर्सन को कोलरा वगैरह हो गया है तो जो बॉडी के फ्लूइड्स में जो लॉस होता है वो ज़्यादा ना हो जाए, बल्कि बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड्स प्रॉपर मेंटेन रहें। Next, how can we control the spread of malaria or dengue? Answer: all mosquitoes breed in water. Hence, by keeping the surroundings clean and dry,
We can prevent mosquitoes from breeding. We should not allow water to collect in coolers, flower pots, etc. We should wear full sleeve shirts in the evenings and at night. We can also use mosquito repellent creams and mosquito nets. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो मलेरिया या डेंगू होता है वो मच्छरों के द्वारा, मॉस्किटोज के द्वारा स्प्रेड होता है। ये जो मॉस्किटोज होते हैं ये वाटर में ब्रीड करते हैं, इसलिए हमें अपना आसपास जो है उसको क्लीन रखना चाहिए, ड्राई रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने आसपास को साफ रखेंगे तो उनको ब्रीडिंग के लिए ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी। हमें कूलर्स में पानी को ज़्यादा चिर इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए, और फ्लावर पॉट्स में भी पानी को काफ़ी दिन इकट्ठे नहीं रहने देना चाहिए, उनको लगातार साफ करते रहना चाहिए। और जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं तो हमें फुल स्लीव्स की शर्ट डालनी चाहिए, इससे मच्छर नहीं काट पाएगा आपको। और हमें अपने बॉडी पर मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स को यूज करना चाहिए, और इसके अलावा हम मॉस्किटो नेट्स को भी यूज कर सकते हैं। और ये हम प्रिकॉशंस मलेरिया या डेंगू को स्प्रेड करने के लिए ले सकते हैं। Why are viruses considered to be on the borderline between living organisms and non-living things? Answer. Viruses are considered to be on the borderline of living and non-living because they show both the characteristics of a living and a non-living. Viruses behave like non-living things when they are outside of a living cell. They do not breathe, they do not metabolize, they do not grow. They can be crystallized and stored in bottles like chemicals. Viruses can survive on nothing. The viruses are non-cellular or cellular infectious agents. They are neither alive nor dead. When they enter the body of a living organism, then they show the features of a living organism and they start replicating or multiplying. They are considered as living because viruses definitely adapt to their surroundings. They can mutate. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में एक बॉर्डरलाइन के रूप में कंसीडर किया जाता है, ऐसा क्यों? ज़्यादातर जो वायरोलॉजिस्ट हैं वो इन वायरसेस को नॉन लिविंग थिंग के रूप में कंसीडर करते हैं। वायरसेस जो हैं वो अगर तो नॉन लिविंग, जो लिविंग सेल हैं उनके बाहर हो तो ये नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में बिहेव करते हैं। जैसे हो सकता है आप सीढ़ियाँ उतरें तो सीढ़ी की जो बाजू है उस पर हो, जहाँ डोर है डोर के क्लोजर पर हो, किसी भी जगह पर ये रिजाइड कर सकते हैं। वो उस समय नॉन लिविंग के रूप में बिहेव करते हैं। वो ब्रीथ नहीं करते, सांस नहीं लेते, मेटाबोलाइज नहीं करते, वो ग्रो भी नहीं करते। उनको केमिकल्स की तरह क्रिस्टलाइज करके स्टोर भी किया जा सकता है, और इनको जीवित रहने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। वो नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। वो जो वायरस होते हैं ये ना तो जीवित होते हैं और ना ही ये डेड होते हैं। जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर शो करना शुरू कर देते हैं, और ये रेप्लिकेट और मल्टीप्लाई करना शुरू कर जाते हैं। हम इनको लिविंग के रूप में कंसीडर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने सराउंडिंग्स के अनुकूल अडाप्ट करते हैं। वो मुटेट भी कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, और ये जो है वो लगातार अपनी उसकी मुटेशन हो रही, वो एटमॉस्फेयर के अनुसार, एनवायरनमेंट के अनुसार वो अपनी जो है सारा सिस्टम जो है वो अपना बदल रहा है, वो अपने आप को अडॉप्ट कर रहा है सराउंडिंग्स के अनुसार। इसलिए हमें कोरोना वायरस से लड़ने में भी मुश्किल आ रही है। मुटेशन क्या होती है? मुटेशन होती है कि ऑर्गेनिज्म के डीएनए में चेंज हो जाती है। ये जो कोरोना वायरस है वो अपने डीएनए में चेंज करता जा रहा है, और वायरसेस की स्टडी को भी ये आपकी नॉलेज होनी चाहिए, उसको वायरोलॉजी कहते हैं। और जो एक्सपर्ट्स इन वायरसेस की स्टडी करते हैं उनको वायरोलॉजिस्ट कहते हैं। Thanks for watching. If you like our course, please spare some time to give a star rating to our course.